नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद HD पर। आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि जनन होता क्या है। जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव अपनी संतति यानी संतान का निर्माण करते हैं। जैसे अमीबा अन्य अमीबा का, एक पौधा अपने जैसे अन्य पौधे का, और बात करें मानव की तो मानव अपने बच्चों का निर्माण करता है। हम जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक प्रक्रम सहायता करते हैं, लेकिन जनन इन सबसे अलग है। ये जीव को जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि उस जीव की पूरी प्रजाति को जीवित रखने के लिए सहायक होता है। अगर जनन नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन भी संभव नहीं होगा। हम लोगों ने यह कभी भी नहीं देखा होगा कि हाथी ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया, या फिर हमने एक जामुन का बीज लगाया और आम का पेड़ उगाया हो। अगर हम जामुन का बीज लगाते हैं तो जामुन का ही पेड़ उगता है, कभी भी दूसरा कोई पेड़ नहीं उगता। क्या आप लोग इसका सही कारण बता सकते हैं? तो चलिए हम मिलकर इसका कारण जानते हैं। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, और केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र बना होता है डीएनए का। डीएनए का काम होता है आनुवंशिक गुणों को जनक कोशिकाओं से संतत कोशिकाओं तक पहुंचाना। जनक कोशिकाएं किसकी? जो जन्म देता है, यानी जन्म देने वाली कोशिकाओं से संतति संतान की कोशिकाओं तक ये आनुवंशिक गुणों को डीएनए के द्वारा पहुंचाया जाता है। यानी जो गुण जनक के होंगे वही गुण संतति के होंगे। इसलिए जामुन के बीज से जामुन का पेड़, या फिर हाथी से हाथी का बच्चा ही बनता है। तो जनन विधि से बस डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बन जाती है। फिर इसकी कोशिकीय संरचना होती है। इसके बाद कोशिका का विभाजन हो जाता है, जिससे प्रत्येक कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति चली जाती है। जब रासायनिक क्रियाएं हुई, उनके वजह से डीएनए की जो प्रतिकृति बनती हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ जाता है। उन परिवर्तन के आने से उनके लक्षणों में, उनकी विशेषताओं में भी परिवर्तन आ गया। जब उनमें विशेषताओं में, लक्षणों में परिवर्तन आया तो हम अलग अलग जीवों को पहचान सकते हैं, और इसी को हम विविधता कहते हैं। जैसे मानव प्रजाति की इतनी बड़ी समष्टि में, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में हम अपने लोगों को पहचान लेते हैं, उसका कारण क्या है? विविधता। सभी के जो शकल है, चेहरे हैं, अलग अलग हैं, आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन प्रजाति में ये जो विभिन्नता, जो परिवर्तन आते हैं, वो प्रजाति की रक्षा में भी सहायक होते हैं। जैसे एक जीवाणु अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जैसे ही वो जनन करता है, कुछ ऐसे जीवाणुओं को जन्म देता है जो अधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। फिर जब कभी अत्यधिक ठंड बढ़ जाती है तो कुछ जीवाणु तो मर जाते हैं और कुछ जीवाणु नहीं मरते, क्योंकि कुछ जीवाणु ऐसे हो जाते हैं जो अधिक ठंड को भी सहन कर सकते हैं। तो इससे उनकी पूरी प्रजाति खत्म नहीं होगी। तो इस तरह विभिन्नताएं या विविधता प्रजाति की उत्तरजीविता में भी सहायता करती है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। अब यदि हम जनन की विधियों के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन और दूसरी अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जिसमें एकल जीव ही नई पीढ़ी या संतति का निर्माण करता है। अमीबा, गन्ना, गुलाब, आलू आदि में अलैंगिक जनन होता है। अलग अलग जीवों में अलैंगिक जनन की विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधि विखंडन के बारे में जानेंगे। विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी विभाजन। तो कुछ जीवों की कोशिकाओं में विभाजन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। हम इस विधि को विखंडन कहते हैं। अगर हम इस अमीबा के डायग्राम को देखते हैं तो इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, और जब केंद्रक 2 बराबर भागों में बंट जाता है तो कोशिका भी 2 बराबर भागों में बंट जाती है।
यह विभाजन अमीबा के किसी भी तल से हो सकता है। विभाजन के दौरान प्रत्येक कोशिका एक एक केंद्रक ले लेती है। इस प्रकार एक कोशिका के विखंडन से दो कोशिका बनने की प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। लेकिन अगर हम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। इसमें ये जो दिख रही हैं, इस परत का विखंडन होते ही ये कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। यानी कुछ जीवों में एक कोशिकाओं का विखंडन अनेक कोशिकाओं में हो जाता है। इसे हम बहुखंडन कहते हैं। बहु का मतलब होता है अनेक, तो बहुखंडन एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। द्विखंडन, द्वि का मतलब होता है दो, तो एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंट जाती है। खंडन दो प्रकार से होता है, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। अब इनमें अंतर भी जान लेते हैं। तो द्विखंडन और बहुखंडन की परिभाषा तो हमें पता लग गई कि द्विखंडन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और बहुखंडन में एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित होती है। द्विखंडन में ये जो केंद्रक के अलावा कोशिका में दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य है। ये भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन बहुखंडन में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो कोशिका द्रव्य है, द्विखंडन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। और बहुखंडन में जब ये विभाजित ही नहीं होता, एक अलग कोशिकाओं के साथ जाता ही नहीं है, तो ये व्यर्थ हो जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो द्विखंडन से अमीबा के अलावा लेशमानिया में भी इस विधि से जनन होता है और लेशमानिया को कालाजार का रोगाणु भी कहते हैं। और बहुखंडन का उदाहरण हम जान ही गए हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? यह एक मलेरिया परजीवी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।